नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एपिसोड नंबर 22 22वें एपिसोड के सवालों को लिया था, जिनके जवाब मैंने सटीकता के साथ देने की कोशिश की थी। कुछ सवाल रह गए थे 22 एपिसोड के, और फिर 23वें एपिसोड के भी कुछ सवालों को आज के इस वीडियो में लिया जाएगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं, जो भी ज्योतिषीय प्रश्न आप मुझसे करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से या फिर सवाल जवाब की सीरीज के किसी भी वीडियो के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। उसका जवाब आपको जरूर से मिल जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जो भी सवाल करें वो पर्सनल आपकी बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो, पर्सनल ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इंगित करता हो। बल्कि यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है, यदि ऐसा कोई सवाल है जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आए, उस सवाल का जवाब इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आए, वो सुनना चाहें, तो ऐसे सवाल का स्वागत है। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो 22वें ही एपिसोड का प्रश्न है। विक्रमजीत जी ने कुछ सवाल किए थे। मैंने एक सवाल उनका 22वें एपिसोड मतलब पिछले एपिसोड में ले लिया था। कुछ सवालों के जवाब देने का आज मैंने वादा किया था, तो उसी अनुसार मैं आज उनके कुछ सवाल ले रहा हूं। पहला तो ये पूछते हैं कि रत्न कितना % लाभ देते हैं जहां ग्रह की डिग्री 0, 1, 29 या फिर 30 हो। तो देखिए विक्रमजीत जी, 30 डिग्री तो होती नहीं, या तो 0 होगी या 1 होगी या 29 डिग्री होगी किसी भी ग्रह की। अब आपने कहा कि लाभ कितना % देते हैं, तो ऐसा कोई यूनिट नहीं बना हुआ है ज्योतिष में कि हम कह दें एक उदाहरण के तौर पर कि भाई 10 किलो लाभ देते हैं, 20 किलो लाभ देते हैं। ऐसा कोई यूनिट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँ, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ कि मैंने यदि किसी को इस स्थिति में सजेशन दिया है तो उसे क्या लाभ हुआ है। तो यदि वो व्यक्ति 100 रुपया कमाना चाह रहा था, यदि वो डिग्री कम होने की वजह से 10 रुपया 20 रुपया पर था, तो रत्न देने के बाद वो 50-60 रुपए तक पहुंच जाता है। 100 तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन कुछ हद तक उसका यहां पर इंक्रीमेंट हो जाता है। भाई 10 से 50-60 पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह का इंक्रीमेंट होता है। अब इसको यहां पर एग्जैक्टली कोई यूनिट में मैं आपको समझा नहीं सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिकली एक उदाहरण देकर के मैंने बता दिया। इसके बाद में अगला प्रश्न यही करते हैं कि आपके वीडियो से स्पष्ट है कि वक्री ग्रह ज्यादा ताकत रखते हैं। सही बात है। और राहु और केतु तो हमेशा वक्री होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये क्या कम डिग्री में भी ज्यादा प्रभावी होंगे? जैसे अगर मकर लग्न में 11वें भाव में बृहस्पति जो कि बली हैं के साथ केतु जो कि कमजोर हो, तो इस भाव पर किसका ज्यादा प्रभाव होगा? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये कि हाँ, यदि ये कम डिग्री में है तो भी ज़्यादा बल, ज़्यादा प्रभाव ये आपका ये रखते हैं, और इसी वजह से अधिकतर राहु और केतु की दशा चलती है। और यदि भले वो कमज़ोर भी हो तो भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है यदि वो खराब है तो। और यदि वो अच्छे होते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट भी दे जाती है, भले ही उनकी डिग्री या उनका बल जो है वो कम हो। तो आपने ये भी कहा कि 11th हाउस में जो बृहस्पति बैठे हुए हैं, मकर लग्न की कुंडली का आपने यहाँ पर उदाहरण देकर के समझाया। मकर लग्न की कुंडली जो होती है, यहाँ पर जो बृहस्पति होते हैं वो मारक ग्रह होते हैं। अब यदि ये 11th हाउस में जाकर के बैठेंगे, भले बली बैठेंगे और ये कमजोर बैठेंगे, तो भाई प्रभाव तो दोनों का ही रहेगा। भले ही वो केतु कमजोर केतु के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन प्रभाव दोनों का ही यहाँ पर रहेगा। और दोनों में से चूंकि मकर लग्न का कुंडली है, यहाँ पर जो है 8 नंबर होगा। 11th हाउस में 8 नंबर होगा। 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में केतु जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छे फल अपने देंगे, उच्च राशि समान फल देंगे, जहां पर गुरु अच्छे फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये जो है मारक ग्रह हो गए। तो गुरु को जो है न्यूट्रल करना चाहिए, गुरु को शांत यहाँ पर करना चाहिए। केतु को मैं कहूंगा कि अच्छे फल दे सकते हैं, इनको यहाँ पर बली आपको करना चाहिए, लेकिन प्रभाव तो भैया दोनों का होगा। उसके बाद आपने कहा कि यदि कालसर्प दोष के साथ राहु और केतु दोनों उच्च हो, किसी कुंडली में कालसर्प दोष है, उसमें राहु केतु दोनों उच्च है, उन्हें शांत करें या मजबूत, और ये अपनी दशा अंतर्दशा में कैसा फल देंगे? देखिए, ऐसा है कि कालसर्प दोष यदि किसी कुंडली में बन रहा है तो आप ये देखिए कि वो किन भावों के बीच में बन रहा है। हो सकता है 6वें 8वें में 6वें 12वें में बन रहा हो, 8वें दूसरे में बन रहा हो,
है ना, तीसरे के साथ 90 में बन सकता है। तो हमें भावों को देखना पड़ेगा। यदि कहीं भी तीसरे, छठवें, आठवें या 12वें भाव से कोई कनेक्शन हो जाता है तो मैं कहता हूं कि भाई ये दिक्कत देने वाला है, ये परेशान करने वाला है ना। तो यहां पर यदि कोई ग्रह बैठते हैं, कई लोग, पता नहीं, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कहते हैं, भाई छठवें भाव में राहु बैठेंगे तो अच्छे फल देंगे, तीसरे भाव में राहु बैठेंगे तो अच्छे फल देंगे। मेरे पास तो कई कुंडलियां रोज आती है, मैं देखता हूं जहां पर भी इस तरह की स्थिति होती है कहीं ना कहीं वो बेचारा परेशान ही होता है व्यक्ति। तो पापी ग्रह राहु केतु भी यदि तीसरे, छठवें, आठवें या 12वें भाव में तो अच्छे फल नहीं देते। तो आप पहले तो स्थिति को यहाँ पर देख लीजिए कि ऐसी स्थिति तो नहीं है। यदि ऐसी स्थिति नहीं है, तीसरे, छठे, आठवें या 12वें भाव से कोई संबंध इसका नहीं है और कहीं और से संबंध है, तो मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छा फल यहाँ पर मिलेगा राहु और केतु की महादशा का। काल सर्प भी इसे मत मानिए, राहु और केतु जो है वो अच्छा ही फल देने के लिए बैठे हुए हैं आपको, तो इससे डरने की जरूरत आपको है नहीं बिल्कुल भी। चलिए, ये सवाल हो गए। अब 23वें एपिसोड पर चल देते हैं। 23वें एपिसोड पर अभिजीत मंडल जी मुझसे सवाल करते हैं, सर आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो। थैंक यू वेरी मच अभिजीत जी। सिंह लग्न के लिए 6th लॉर्ड अगर 7th में प्लेस्ड होगा तो क्या फल मिलेगा? सिंह लग्न इन्होंने कहा। देखिए, सामान्यतः मैं कहता हूं कि छठवें भाव का स्वामी यदि कहीं पर भी चले जाता है तो खराब फल देता है। एक चीज जरूर देख लीजिएगा कि वो कुंडली के लिए योग कारक ग्रह ना हो। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल यदि शनिदेव छठवें भाव के स्वामी है तो हो सकता है कि वो 5वें भाव के भी स्वामी हो, है ना। तो यहां पर शनिदेव यदि 7th हाउस में जाएंगे तो वो अच्छा ही फल देंगे विवाह को लेकर के। थोड़ा सा डिले विवाह कर सकते हैं लेकिन अच्छा ही फल देंगे वैवाहिक जीवन को लेकर के। लेकिन यदि कोई कुंडली के लिए मारक ग्रह है, छठवें भाव का स्वामी है, वो चला गया कहां पर? 7th हाउस पे, है ना, तो वो अपने खराब ही फल देगा। क्यों? क्योंकि शत्रु को उठा करके पत्नी या पति के भाव पर रखा हुआ है। पति या पत्नी शत्रु हो सकते हैं, गुप्त शत्रु हो सकते हैं। अब ये कैसे होता है ना, अधिकतर डाइवोर्स हो जाते हैं, ईगो का प्रॉब्लम आता है, पति या पत्नी एक दूसरे को धोखा दे जाते हैं। कई केस मेरे पास भी ऐसे आते हैं, आप लोग भी कई ऐसे जानते होंगे केस को। तो ये पति या पत्नी एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, क्या है? शत्रुता ही निभ रही ना यहाँ पर। तो इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती है, आई एम टेलिंग, हो सकती है। मैं यहाँ पर कोई उसका दावा नहीं कर रहा हूँ, केवल इस स्थिति को लेकर के। अब क्या है कि आपने सिंह लग्न की कुंडली की बात कर ली। सिंह लग्न की कुंडली के भी छठवें भाव के स्वामी शनिदेव ही होते हैं, लेकिन ये मारक ग्रह होते हैं, है ना। छठवें और 7वें भाव के स्वामी शनि हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है शनि खुद की राशि में बैठेंगे तो उतना कोई खराब फल देंगे नहीं। जैसा मैंने कहा था कि आतंकवादी यदि खुद के ही घर में होगा तो खुद के घर में विस्फोट नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, मान भी लेते हैं कि यदि कोई ग्रह छठवें भाव का स्वामी है, अति मारक है, वो 7वें भाव में आकर के बैठ गया, स्वराशि नहीं भी होती है, तो भी आप इसको देख करके बहुत नेगेटिव मत हो जाइए। पहले उसका आप यहाँ पर डिग्री देखिए, उसका बलाबल देखिए। उसके बाद में फिर आप जिनसे शादी करना चाह रहे हैं या जिनसे आपकी शादी हुई है उनके साथ अपना कुंडली का मैचिंग कीजिए, मैच मेकिंग कीजिए। वहां पर आपको कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं और भी कुछ चीजें होती हैं, कुछ दोष वगैरह तो नहीं निकल के सामने आ रहे हैं। यदि कुंडली मैच मेकिंग की जो प्रक्रिया होती है यदि उसको सही से अपनाया जाए, कई लोग पता नहीं फिजूल के कैंसिलेशंस को बीच में ले आते हैं। मैं कुंडली मैच मेकिंग में बहुत ज्यादा कैंसिलेशंस पे बिलीव करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि शादी एक बार होती है। नौकरी भले ही आप एक बार लग जाए, वो छूट जाए तो दूसरी आप लग सकते हैं। शादी एक बार करते हैं, इस वजह से मैं बहुत रिस्क नहीं लेता हूँ। बहुत कैंसिलेशन पर विश्वास ना करें आप शादी को लेकर के। तो यदि मैच मेकिंग आपको ये आपसे कहती है, ये आपको प्रॉमिस करती है कि आप दोनों आगे बढ़ सकते हैं, खुशी खुशी बढ़ सकते हैं, तो मेरा आपको कहना यह है कि छठे भाव के स्वामी का 7वें भाव में आकर के बैठने पर ज़्यादा जोर ना दे, उसको लेकर के ज़्यादा चिंता आप ना करें। मैच मेकिंग पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब एक और प्रैक्टिकली बात आपसे कहता हूं। ये प्रैक्टिकली बात ये है कि मेरा ये ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि यदि आप पर्सनल कुंडली, एक व्यक्ति की कुंडली को देख करके आप वैवाहिक जीवन का अंदाजा केवल 20% लगा सकते हैं, बल्कि 80% यदि आपको अंदाजा लगाना है तो आपको उनका मैच मेकिंग करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई मुझसे पूछता है कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा है या कैसा होगा, तो मैं उसकी कुंडली को देख करके केवल 20% बता पाता हूं। मैं उनसे ये कहता हूं कि भैया आपके स्पाउस, आपके पति या पत्नी का कुंडली मुझे बताइए, दोनों को मैच करता हूं, उसके बाद जाकर के 100% मैं बता पाता हूं इस बारे में। तो 80% डिपेंड करता है कि आपका कुंडली मिलान कैसा हुआ है। हालांकि इस बात को मैंने थोड़ा सा लंबा खींच दिया, मुझे पता है, लेकिन ये खींचना या इतना बड़ा बोलना मेरे लिए ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी था। तो आप
जो है शादी करने से पहले कुंडली मिलान ज़रूर करें। इसको बहुत ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि मैं रोज़ देख रहा हूँ कई लोग बेचारे परेशान होते हैं शादी के बाद। जस्ट शादी की 3-4-5 महीने बाद मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर हमारी बन नहीं रही। देखते हैं तो मिलान जो है बेसिक ही मिलान उनका नहीं होता। कई लोग कैंसिलेशन का फिजूल का हवाला दे देते हैं। कई तथाकथित एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं ये कैंसिल हो गया, ये नक्षत्र का कैंसिलेशन हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन वो होता नहीं। तो बहुत ज़्यादा कैंसिलेशन पर बहुत बिलीव ना करें। कैंसिलेशंस होते हैं पर बहुत ज़्यादा बिलीव ना करें। इनके बाद में श्रीधर ज्योति जी मुझसे सवाल करते हैं कि लियो लगन में सैटर्न विपरीत राजयोग में हो तो सैटर्न महादशा में शनि का स्टोन पहना जा सकता है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। लियो लग्न मतलब सिंह लग्न का कुंडली। अब सिंह लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव अति मारक हो गए, है ना। यहाँ पर सूर्य के कुंडली में शनि शत्रुता निभाते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर के बैठ गए हैं शनिदेव। तो भाई जब शनिदेव विपरीत राजयोग की स्थिति में है तो जरूर से इनको मजबूत किया जा सकता है, जरूर से इनका स्टोन या रत्न पहना जा सकता है यदि नीड है तो। यदि शनिदेव कमजोर हैं तो बहुत अच्छा शनिदेव यहाँ पर फल देंगे। श्रीधर जी के बाद मिथिलेश जी मुझे सवाल करते हैं, मैंने भी एक क्वेश्चन किया था। ओके, ये कहते हैं मैंने भी एक क्वेश्चन किया था सर जी, शायद उस एपिसोड का जवाब देते समय मेरा क्वेश्चन छूट गया, इसलिए फिर से पूछ रहा हूं। ठीक है, तुला लग्न के जातक के 11th हाउस में यदि शनि हो, अच्छा इन्होंने तुला लग्न की ही बात कर दी। तुला लग्न के जातक के 11th हाउस में यदि शनि हो और साथ ही उसी भाव में यदि सूर्य, मंगल और राहु भी हो, तो क्या ऐसे जातक शनि की महादशा में नीलम रत्न धारण कर सकते हैं? क्या शनि की मंगल, सूर्य और राहु के साथ युति कोई दुर्योग बना रही है? कैसा प्रभाव देता है ये बताइए। देखिए मिथिलेश जी, आपने दूसरे बार क्वेश्चन किया है, बिल्कुल इसे लेना ही था। बात ऐसी है कि मैं आपको ये सार्वजनिक तौर पर बताना चाह रहा हूं कि जो योग कारक ग्रह होता है, आपने कहा तुला लग्न की कुंडली में शनि, अब तुला लग्न की कुंडली में शनिदेव होते हैं अति योग कारक ग्रह। यदि अति योग कारक ग्रह भले ही शत्रु राशि में बैठे हैं, तुला लग्न की कुंडली के 5वें में 5 नंबर होता है सिंह राशि, सिंह राशि के साथ शनि बैठे हैं, आपको इस बात की भी चिंता है। भले ही योग कारक ग्रह शत्रु राशि में आकर के बैठे हैं, यदि अच्छे भाव में आकर के बैठे हैं, 3रे, 6वें, 8वें या 12वें भाव में नहीं है, तो वो अपने अच्छे ही फल देंगे। हो सकता है फलों में कमी आ जाए, फलों में कमी हो सकती है, लेकिन अच्छे ही फल देंगे। तो यहां पर तो मैं रत्न पहनने की सलाह जरूर दूंगा ताकि फलों में कमी ना आए, है ना। फिर आपने ये कहा कि सूर्य के साथ बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, राहु के साथ भी बैठे हैं, तो राहु यहाँ पर ऑब्वियसली अपने खराब फल देंगे। मंगल जो है वो धन योग बना लेते हैं, इस लग्न की कुंडली में धन के स्वामी होकर के लाभ में आकर के बैठ जाते हैं, तो धन योग का निर्माण होता है। तो मंगल को लेकर के मैं यहाँ पर खराब नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ सूर्य स्वराशि आकर के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि शनि और सूर्य दोनों के बीच की दूरी कितनी है, क्योंकि सूर्य भी इस कुंडली के लिए मारक ग्रह मैं मानता हूं सूर्यदेव को, भले ही स्वराशि में बैठे हुए हैं। तो आप जो है ये देखिए कि सूर्य और शनिदेव के बीच की दूरी कितनी है, डिग्री कितनी है। यदि ज्यादा डिग्री है, मतलब लगभग 10 डिग्री का अंतर है, तो बहुत ज्यादा चिंता करने का विषय नहीं है, शनिदेव का रत्न आप पहन लीजिए। लेकिन यदि यहाँ पर डिग्री वाइज दोनों ज्यादा पास में है तो आपको सूर्य देव को न्यूट्रल करना चाहिए, सूर्य देव के लिए शांति करना चाहिए। अदरवाइज क्या करता है, पिता पुत्र के संबंधों को ये खराब करने का प्रयास करता है, या फिर इनकम या फिर जो पैसा आता है, आपको जो आय प्राप्त होती है उसमें दिक्कत पैदा करते हैं, या फिर आपके पेट, आपके स्टमक, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये कहीं ना कहीं तकलीफ पैदा करते हैं। तो मेरा यहाँ पर कहना यह है कि सूर्य और शनि ज्यादा पास पास में है, करीब करीब है, तो सूर्य देव के लिए, इवन राहु के लिए भी आपको यहाँ पर न्यूट्रल इन दोनों को करना चाहिए। शनि और मंगल का कोई इशू नहीं है, दोनों को आप साथ में रहने दीजिए। मिथिलेश जी के बाद नंदिता जी मुझे सवाल करती हैं कि हेलो सर, हेलो नंदिता जी, सर अगर तुला लगन में मंगल 12th हाउस में अस्त होकर बैठा हो तो क्या मांगलिक योग बनेगा? ठीक है, देखिए मांगलिक योग जो साथी नहीं जानते मांगलिक योग क्या होता है उन्हें मैं बता दूं कि कुंडली के 12th हाउस, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस में यदि कहीं मंगल आकर के बैठ जाते हैं तो इसे सामान्यतः मांगलिक योग, मांगलिक दोष कह दिया जाता है। अब तुला लग्न की कुंडली जब बनती है तो यहाँ पर भी मंगल मारक ग्रह होते हैं। मारक ग्रह मंगल यदि 12th हाउस में जाकर के बैठे तो भाई खराब हो गए। धनेश भी होते हैं, धनेश का खर्च के भाव में जाना, खर्च मतलब 12th हाउस में जाना खराब माना जाता है। ये
बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो यहाँ पर तो मंगल का शांति करना ही चाहिए। लेकिन आपने कहा कि भाई अस्त है, तो अस्त है तो ये बहुत अच्छी बात हो गई, ये बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि मंगल के पास बल नहीं रहा तो यहाँ पर शांति वगैरह करने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी शादी हो, भले ही मंगल अस्त है, लेकिन जब भी शादी हो कुंडली मिलान करके ही शादी करना। अब अस्त का मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, क्या इसे 29 डिग्री आप कह रहे हैं, क्या इसे 0 डिग्री आप कह रहे हैं, या फिर आप सूर्य के बहुत क्लोज कंजंक्शन में मंगल को बैठा हुआ यहाँ पर देख रहे हैं और ये कह रहे हैं। यदि सूर्य के साथ बैठे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 29 डिग्री है तो बस मंगल देव एक कदम चलेंगे और फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर तो मांगलिक बनता ही बनता है जब शादी करना हो तब। तो भले ही मंगल कैसे भी बैठे हो, अस्त भी बैठे हो, डिग्री वाइज कमजोर भी बैठे हो, शादी करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके लाइफ पार्टनर हो वो या तो मांगलिक हो या कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में कैंसिलेशन हो। यदि यहाँ पर मंगल जो है वो बली है, तो बली है तो यहाँ पर तो मैं कहूँगा कि मंगल का उपाय, मंगल की शांति करना ही चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने सवालों को लिया, आने वाले वीडियो में, आने वाले एपिसोड में और भी सवालों को लिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई, आपको वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। जो भी सवाल और रह गए हैं 23वें एपिसोड के, उन्हें नेक्स्ट एपिसोड में लिया जाएगा। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।